हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए हम लोग लेके आए रिवीजन सीरीज, जिसमें हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रजिस्ट्रेशन। ये जो नोट्स हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, आप उस लिंक पे जाके इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स देखते हैं एक एक करके। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ बेसिक आपको बताना है। और वो बेसिक क्या है कि देखो, जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन मिलता है ना, वो आपको पैन नंबर पे मिलता है और स्टेट वाइज मिलता है। हर स्टेट के लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और आपको रजिस्ट्रेशन मिलता किस पे है? आपके पैन नंबर पे। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा पैन नंबर है, ठीक है, मेरा पैन नंबर है और मेरी 3 ब्रांचेज है। एक ब्रांच है मेरी दिल्ली में, एक है महाराष्ट्र में एंड तीसरी है मेरी गुजरात में। तीनों ब्रांचेस से मैं टैक्सेबल सप्लाई करती हूँ। क्या करती हूँ? तीनों से टैक्सेबल सप्लाई करती हूँ। तो इन तीनों ब्रांचेस के लिए मुझे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन 1, यहाँ पे मेरा होगा रजिस्ट्रेशन 1, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे मेरा 3। तीनों ब्रांचेस के लिए मुझे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब एक चीज याद रखना कि सपोज करो अगर मैं गुजरात ब्रांच से नॉन टैक्सेबल सप्लाई करती, तब भी क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना होता? तब मुझे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं थी। तो हमें रजिस्ट्रेशन हर स्टेट में लेना पड़ता है जहां से हम टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, और हमें रजिस्ट्रेशन मिलता है किसमें? हमारे पैन नंबर के बेसिस पे हमें रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। अब यहाँ पे ना एक छोटा सा पॉइंट और है जो मुझे आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे सपोज करो मेरा पैन नंबर है और यहाँ पे मेरी 2 ब्रांच है और दोनों दिल्ली में है। एक है दिल्ली 1 और एक है दिल्ली 2। दोनों ब्रांचेस मेरी दिल्ली में है, तो क्या मुझे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? अब यहाँ पे मेरी चॉइस है, मैं चाहूँ तो इन दोनों के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकती हूँ, अदरवाइज एक भी रजिस्ट्रेशन में काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप टेक्स्ट पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो मुझे पढ़ाना है वो आपको बताना है थ्रेशोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। थ्रेशोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट पॉइंट है वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि हर स्टेट और यूटी में जहां से हम टैक्सेबल सप्लाई करते हैं हमें सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जिस स्टेट एंड यूटी में मैं टैक्सेबल सप्लाई करती हूँ वहां पे मुझे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ थ्रेशोल्ड मेंशन है। फर्स्ट थ्रेशोल्ड हमारी ये है कि अगर मेरी कोई भी ब्रांच इन 4 स्टेट में है। कौन कौन से 4 स्टेट? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। अगर मेरी कोई भी ब्रांच इन 4 स्टेट में है और वहां से मैं टैक्सेबल सप्लाई करती हूँ, क्या करती हूँ? मैं टैक्सेबल सप्लाई करती हूँ, तो जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की थ्रेशोल्ड है वो हो जाएगी मेरी 10 लाख रुपीज। मतलब जैसे ही मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख क्रॉस करेगी, मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मेरी एक ब्रांच है दिल्ली में और एक ब्रांच है मेरी मणिपुर में। दिल्ली से मेरी टर्नओवर है 7 लाख की और मणिपुर से भी 7 लाख की। ठीक है, तो टोटल मेरी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी हो गई? 14 लाख। 14 लाख मेरी एग्रीगेट टर्नओवर हो गई। और मणिपुर में हमने देखा है कि मणिपुर में हमें 10 लाख क्रॉस कर दिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो इन दोनों ब्रांचेस के लिए, दिल्ली और मणिपुर दोनों के लिए मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 10 लाख की थ्रेशोल्ड मिली हुई है और मेरी एग्रीगेट टर्नओवर हो गई 14 लाख। मेरी जो टर्नओवर है वो मेरी थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर गई है, तो मुझे दोनों ब्रांचेस के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे दोनों से टैक्सेबल सप्लाई करती हूँ, क्या करती हूँ? दोनों से टैक्सेबल सप्लाई करती हूँ। ठीक है, अगर मेरी कोई भी ब्रांच इन 4 स्टेट में है और वहां से मैं टैक्सेबल सप्लाई करती हूँ, तभी मेरी थ्रेशोल्ड 10 लाख की देखी जाएगी। याद रखना, अगर हमारी कोई भी ब्रांच इन 4 स्टेट में है और वहां से हम नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, तो ये थ्रेशोल्ड 10 लाख वाली नहीं, हमें हायर थ्रेशोल्ड मिल जाएगी। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है यहाँ पे कि अगर मेरी कोई भी ब्रांच इन 6 स्टेट में है और वहां से मैं कोई टैक्सेबल सप्लाई करती हूँ, तो मेरी थ्रेशोल्ड हो जाएगी 20 लाख रुपीज। कौन कौन से 6 स्टेट है? पौंडीचेरी, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम। अगर इन 6 स्टेट से मैं कोई भी टैक्सेबल सप्लाई करती हूँ, मेरी कोई ब्रांच है वहां से मैं टैक्सेबल सप्लाई करती हूँ, तो मेरी थ्रेशोल्ड कितनी होगी? 20 लाख। जैसे मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख क्रॉस करेगी, मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे रिमेनिंग स्टेट। अब जितने भी हमारे स्टेट्स बच गए, ये 4 स्टेट हटा दो, ये 4 स्टेट हटा दो और ये 6 स्टेट हटा दो। अब जितने भी हमारे पास स्टेट्स बच गए, उनके अंदर गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशन दी है। गवर्नमेंट ने कहा है कि आपके पास 2 केस हो सकते हैं कि आप एक्सक्लूसिवली गुड सप्लाई करते हो, सिर्फ गुड्स ही सप्लाई करते हो, सर्विसेज सप्लाई नहीं करते। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि आप गुड्स प्लस सर्विसेज सप्लाई करते हो या एक्सक्लूसिवली सर्विस सप्लाई करते हो। ठीक है, ये वाला रूल लगेगा जब आप एक्सक्लूसिवली गुड सप्लाई कर रहे हो, और यहाँ पे आ जाओगे अदरवाइज में जब आप गुड्स या सर्विस दोनों कॉम्बिनेशन सप्लाई करते हो या सिर्फ सर्विसेज सप्लाई करते हो। दूसरा वाला केस पढ़ लेते हैं। अगर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों सप्लाई करते हो तो आपकी थ्रेशोल्ड जो है आपको 20 लाख की दी जाती है, आपको कोई हायर थ्रेशोल्ड का बेनिफिट नहीं दिया जाता। अगर आप कोई गुड्स सिर्फ एक्सक्लूसिवली गुड सप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एक्सक्लूसिवली गुड सप्लाई कर रहे हो और ये 7 गुड सप्लाई कर रहे हो, तो आपकी थ्रेशोल्ड अगेन 20 लाख की होती है, आपको कोई हायर थ्रेशोल्ड नहीं दी जाती। लेकिन इन 7 गुड्स के अलावा कोई और गुड सप्लाई कर रहे हो
तो वहां पे आपको थ्रेशोल्ड 40 लाख की दे दी जाती है, यहाँ पे एक हायर आपको थ्रेशोल्ड दी जाती है 40 लाख की। ठीक है, देखो बच्चे जो थ्रेशोल्ड वाला है ना, जब बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, सारी थ्रेशोल्ड मैंने आपके लिए एक चार्ट में मर्ज कर दिया, इस चार्ट के थ्रू आपको सारी थ्रेशोल्ड याद हो जाएंगी। अब ये 7 प्रोडक्ट्स कौन से हैं ये भी पढ़ लेते हैं एक बार। आइसक्रीम एंड एडिबल आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स एंड एग्रीगेट्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स फॉर फॉसल मिल्स, अर्दन एंड रूफिंग टाइल्स। ये जो 7 प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप इनकी सप्लाई करते हो, ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनकी सप्लाई करते हो तो आपको थ्रेशोल्ड 20 लाख की दी जाएगी, अदरवाइज आपको थ्रेशोल्ड 40 लाख की दे दी जाएगी। ये पॉइंट अब देखो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। कोई भी ब्रांच इन 4 स्टेट में जहां से हम टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टैक्सेबल सप्लाई, भैया ये याद रखना। देखो ऐसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देना है मुझे आपको। देखो ये यहाँ पे है हमारा पौंडीचेरी और यहाँ मणिपुर, इन दोनों के एग्जाम्पल लेंगे। एक ब्रांच है मेरी मणिपुर में, एक है मेरी पौंडीचेरी में। यहाँ से मेरी थ्रेशोल्ड है 7 और यहाँ से भी 7, ठीक है। यहाँ से मैं करती हूँ नॉन टैक्सेबल सप्लाई और यहाँ से मैं करती हूँ टैक्सेबल सप्लाई। तो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी हो गई, एग्रीगेट टर्नओवर में तो देखो सब आएगा, तो 14 लाख की मेरी एग्रीगेट टर्नओवर हो गई। लेकिन जो मेरी थ्रेशोल्ड देखी जाएगी, यहाँ पे थ्रेशोल्ड मेरी देखी जाएगी 20 लाख वाली, क्योंकि जो मणिपुर ब्रांच है वहां से मैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, मणिपुर ब्रांच से मैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रही हूँ, इसलिए मेरी थ्रेशोल्ड 20 वाली देखी जाएगी, पौंडीचेरी वाली देखी जाएगी। तो ये वाली मिस्टेक बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, ये पॉइंट याद रखना। इन ब्रांचेस में टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, थ्रेशोल्ड यहाँ पे हमने पढ़ ली। चले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे मुझे आपको पढ़ाना है एग्रीगेट टर्नओवर। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब भी हमारी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करती है, तो एग्रीगेट टर्नओवर क्या होती है वो देखते हैं। देखो एग्रीगेट टर्नओवर में सबसे पहली जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो याद रखना कि जो एग्रीगेट टर्नओवर होती है वो इंडिया लेवल पे देखी जाती है, स्टेट लेवल पे नहीं। उसमें सारे स्टेट्स की टर्नओवर आप प्लस करते हो तब आपके पास एग्रीगेट टर्नओवर आती है। एग्रीगेट टर्नओवर में आपका सब कुछ इंक्लूड किया जाता है, टैक्सेबल सप्लाई हो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो, सब कुछ इंक्लूड किया जाता है। देख लो, एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट एंड सप्लाई टू ओन एस्टेब्लिशमेंट। खुद की कोई ब्रांच है उसे हम कुछ सप्लाई कर रहे हैं तो उसे भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड किया जाता है। अब यहाँ पे जो एग्जाम सप्लाई है, एग्जाम सप्लाई में आप लोग जानते हैं कि एग्जाम सप्लाई के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले उसमें आता है होली एग्जाम। होली एग्जाम सप्लाई वो होती है जो एग्जाम्शन चैप्टर में पढ़ते हैं। जो एग्जाम्शन चैप्टर है ना, उसमें जो इतनी बड़ी हम लिस्ट पढ़ते हैं वो आती है होली एग्जाम में। उसके बाद आती है निल रेट, ऐसी ट्रांजेक्शन जिनके ऊपर जीएसटी तो लगता है लेकिन जीएसटी का रेट अभी 0% लगता है। एंड लास्ट यहाँ पे नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई में आपके पास आता है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हमने सप्लाई चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद एग्रीगेट टर्नओवर से एक्सक्लूड किया जाता है ऐसी सप्लाई, जो ऐसी इनवर्ट सप्लाई जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हमने जीएसटी पे किया है। इनवर्ट सप्लाई जिसमें आरसीएम में हमने जीएसटी पे किया है। एंड लास्ट यहाँ पे जीएसटी अमाउंट, जो जीएसटी का अमाउंट होता है वो भी एग्रीगेट टर्नओवर से एक्सक्लूड किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट है। एक पॉइंट है कि जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हमें पैन नंबर पे मिलता है और स्टेट वाइज मिलता है। हर स्टेट के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन हमें लेना पड़ता है। ठीक है, अगर आप अपना बिजनेस किसी को ट्रांसफर करते हो तो जो न्यू ऑनर होता है उसे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन मिलता है वो पैन नंबर पे मिलता है। अब सपोज करो मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया, मेरा पैन नंबर अलग था, आपका पैन नंबर अलग है, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा पॉइंट है कि हमें जितनी भी ब्रांचेस सेम पैन के अंदर है, सपोज एक ब्रांच है हमारी वो लायबल टू रजिस्ट्रेशन हो गई, तो जितनी भी ब्रांचेस हमारी सेम पैन नंबर के अंदर उन सब पे हमें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर वहां से हम टैक्सेबल सप्लाई करते हैं तो। ठीक है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है कि एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स। देखो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट था ना, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, कि आप सिर्फ गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, एक्सक्लूसिवली गुड्स सप्लाई कर रहे हो, सर्विस सप्लाई करते ही नहीं। उसमें एक सर्विसेज अलाउड होती हैं। कौन सी सर्विसेज? जहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलता है ऑन लोन डिपॉजिट एंड एडवांसेस, ये वाली सर्विस अलाउड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि ऐसे लोग जिन्हें रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, इवन दो वो थ्रेशोल्ड भी क्रॉस कर देंगे, उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से लोग हैं? सबसे पहले जो एक्सक्लूसिवली सप्लाई करते हैं ऐसे गुड्स की जिनपे जीएसटी ही नहीं लगता, होली एग्जेम्प्ट या फिर नॉन लायबल टू जीएसटी, या तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट थे उनकी सप्लाई करते हैं, या अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की सप्लाई करते हैं, या ऐसे गुड सप्लाई करते हैं, एक्सक्लूसिवली ऐसे गुड सप्लाई करते हैं जिनपे जो जीएसटी आता ही नहीं है, हम एग्जाम्पशन चैप्टर में पढ़ेंगे, वो वाले जो है उन्हें की सप्लाई करते हैं, तो उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड यहाँ पे पॉइंट है, एक्सक्लूसिवली ऐसी गुड सप्लाई करते हैं जिनमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसिपिएंट के ऊपर लायबिलिटी आती है। सपोज करो हम सप्लायर है और यहाँ पे रिसिपिएंट है,
हम एक्सक्लूसिवली, याद रखना यहाँ वर्ड एक्सक्लूसिवली लिखा है, ऐसे गुड सप्लाई करते हैं जिनमें हमारा रिसिपिएंट है ना उसके ऊपर ही जीएसटी पे करने की लायबिलिटी आती है, तो हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। और लास्ट यहाँ पे हमारे पास एग्रीकल्चरल जो होते हैं उन्हें भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमारे पास है कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अब देखो, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि नो रजिस्ट्रेशन, इन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है इवन दो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गई है ना, बट अब मैं पढ़ा रही हूँ आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। इन लोगों को जीएसटी में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, इन्हें थ्रेशोल्ड का बेनिफिट नहीं मिलता। जो हमने थ्रेशोल्ड पढ़ी थी ना उसका बेनिफिट इन लोगों को नहीं मिलता कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। आइए एक करके देखते हैं। देखो, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में सबसे पहला पॉइंट है कि इंटर स्टेट सप्लाई। जब भी आपको इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो उस केस में अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो सर्विसेज की, हैंडीक्राफ्ट गुड्स की या जॉब वर्क की, तब तो आपको थ्रेशोल्ड का बेनिफिट मिलता है। अदरवाइज आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। क्या हुआ यहाँ पे, जब भी आपको इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, किसकी, सर्विसेज की, हैंडीक्राफ्ट गुड्स की या एज अ जॉब वर्कर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, तब तो आपको थ्रेशोल्ड मिल जाती है। अदरवाइज आपको मैंडेटरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। उसके बाद कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर आप सीटीपी हो और आप हैंडीक्राफ्ट गुड सप्लाई करते हो तब तो आपको थ्रेशोल्ड का बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। सिमिलरली एनआरटीपी जो होते हैं उन्हें भी जीएसटी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। उसके बाद पर्सन रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिस भी पर्सन के ऊपर अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी पे करने की लायबिलिटी आती है उन्हें भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। उसके बाद टीसीएस एंड टीडीएस जो डिडक्ट करते हैं उन्हें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद ऐसा एजेंट जो अपना खुद का इनवॉइस इशू करता है उसे भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद यहाँ पे है सप्लायर सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सपोज करो यहाँ पे एक पर्सन है मिस्टर ए, यहाँ पे है मिस्टर ए और ये अमेजोन के थ्रू कुछ गुड सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इन्हें भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। याद रखना, अगर कोई पर्सन अपने गुड सप्लाई करता है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर तो उसे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। लेकिन अगर कोई पर्सन अपनी सर्विसेज सप्लाई करता है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर तो सर्विसेज के केस में थ्रेशोल्ड का बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर कोई पर्सन गुड सप्लाई कर रहा है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर तो सप्लायर को भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। देखो, ई कॉमर्स ऑपरेटर जिससे टीसीएस डिडक्ट करना है उसके ऊपर तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, साथ में जो सप्लायर है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड सप्लाई कर रहे हैं उसे भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में डाला गया है। अगर आप सर्विसेज सप्लाई करते हो थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर तो आप थ्रेशोल्ड का बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। उसका लास्ट पॉइंट है नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस लिस्ट में कुछ लोगों को ऐड कर सकती है। तो देखो सिंपल पॉइंट था, सबसे पहला पॉइंट था इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तब। उसके बाद सीटीपी, एनआरटीपी, टीसीएस, टीडीएस की लायबिलिटी जिनके ऊपर आती है, आरसीएम की लायबिलिटी जिनके ऊपर आती है, ऐसे एजेंट जो खुद का इनवॉइस इशू करते हैं। अगर प्रिंसिपल का इनवॉइस इशू करते हैं तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन अगर खुद का इनवॉइस इशू करते हैं तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। आईएसडी, उसके बाद सप्लायर जो अपने गुड सप्लाई कर रहे हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, कोई गवर्नमेंट चाहे तो कुछ और नोटिफाई कर सकती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने का प्रोसीजर क्या है, ये थ्योरी टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे हम लोग। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन में देखो, जब आप जीएसटी की साइट पे जाते हो वहां पे आपको खोलना पड़ता है फॉर्म जीएसटी REC 01। अगर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, तो उसके लिए आपको फॉर्म ओपन करना पड़ता है GST REC 01। उसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट बी, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आपको क्या देना पड़ता है, सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर देना पड़ता है और आपको वो वैलिडेट करना पड़ता है विद एन ओटीपी। मतलब आप अपना पैन नंबर डालते हो, उसका वैलिडेट करते हो, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाता है, उस ओटीपी को डाल के आपको अपना पैन नंबर वैलिडेट करना होता है। जैसे ही आप अपना पैन नंबर वैलिडेट कर देते हो वहां पे एक नंबर आता है जिसे कहते हैं टेम्पररी रेफरेंस नंबर, TRN नंबर। क्या होता है, टेम्पररी रेफरेंस नंबर, ठीक है। टेम्पररी रेफरेंस नंबर यूज करके आप अपना पार्ट बी ओपन कर सकते हो। पार्ट बी आप जब तक अपना TRN नहीं जनरेट करते तब तक आपका पार्ट बी ओपन नहीं होता है। तो आप TRN यूज करके अपना पार्ट बी अपना ओपन कर सकते हैं और जो जो उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग रखे हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन मांग रखी है वो आप डाल सकते हैं। जनरली क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है जब हमें रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, आपका पैन नंबर चाहिए होता है, मोबाइल नंबर चाहिए होता है, इंडियन मोबाइल नंबर, वैलिड इंडियन मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल, प्लेस ऑफ बिजनेस, ज्यूरिडिक्शन। उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट्स जो उसमें जो मैंडेटरी फील्ड में वो आपको देने पड़ते हैं, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड आपके पास होना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। देखो बहुत ज्यादा बेसिक पॉइंट था, कुछ भी नहीं था। फॉर्म का नाम क्या है, GST REC 1। पार्ट ए एंड पार्ट बी है। पार्ट ए में हम पैन नंबर डाल के वैलिडेट कर लेंगे, TRN नंबर आ जाएगा हमारे पास, TRN नंबर से हम पार्ट बी ओपन कर लेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो उसमें मांगी जाती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है
ये वाला टॉपिक क्या कहता है, आधार ऑथेंटिकेशन। देखो आधार ऑथेंटिकेशन कैसे, देखो जब आपने ये वाला फॉर्म भरा था, ये वाला जो ऑप्शन, ये वाला जो फॉर्म होता है GST REG1, इसके साथ आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, क्या आप आधार ऑथेंटिकेशन कराना चाहते हो या आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराना चाहते। ठीक है, आपके पास चॉइस होती है कि आप आधार ऑथेंटिकेशन, ये फॉर्म तो आपको फिल करना ही करना है। इसके साथ साथ जब आप ये फॉर्म फिल करते हो उसके साथ एक ऑप्शन आता है कि आधार ऑथेंटिकेशन आपको कराना है, यस या फिर नहीं कराना है। तो अब ये वाला प्रोसीजर हमें देखना है कि आधार ऑथेंटिकेशन अगर हम ऑप्ट करते हैं या नहीं करते हैं तो कैसे होते हैं। देखो ये जो आधार ऑथेंटिकेशन वाला टॉपिक है ना, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, बच्चे बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे साथ ध्यान से, सारा फोकस मेरी तरफ होना चाहिए, मैं आपको पूरा टॉपिक याद करा दूंगी, याद ही करा दूंगी इस टॉपिक को आपको। ठीक है, देखो सपोज करो मैंने अपनी GST REG 01 में रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करी, मैंने ऑप्ट करा आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, मैंने करा कि भैया मैं आधार ऑथेंटिकेशन कराऊंगी। सपोज करो 1 जैन को हमने एप्लीकेशन करी थी और 10 जैन को मैंने आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करा दिया। यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन करी थी और वहां पे मैंने ऑप्ट किया था कि यस मैं आधार ऑथेंटिकेशन कराऊंगी, और मैंने 10 जैन को अपना आधार ऑथेंटिकेशन करा दिया। तो मेरी जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानी, सॉरी इफेक्टिव डेट ऑफ एप्लीकेशन माना जाएगा कि मैंने एप्लीकेशन दी है 10 जनवरी को, ये वाली डेट कंसिडर नहीं करी जाएगी। जिस दिन मैं अपना आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करूंगी उस दिन माना जाएगा कि मेरी आज एप्लीकेशन कंप्लीट हुई है, तो उस डेट को बेस माना जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए तो 10 जैन को हमारी एप्लीकेशन आगे चली गई। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, अब ये एप्लीकेशन आगे गई डिपार्टमेंट के पास, जो हमारा GST डिपार्टमेंट है उसके पास गई है एप्लीकेशन। GST डिपार्टमेंट को लगा यार एप्लीकेशन में सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया दिया हुआ है, एप्लीकेशन इज फाइन, सब कुछ एप्लीकेशन में सही है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, अगर ये वाला सब कुछ सही है, कोई गलती नहीं है, तो वो क्या करेंगे नेक्स्ट 7 वर्किंग डेज में, कहां से, यहाँ से 10 से नेक्स्ट 7 वर्किंग डेज मतलब 17 तक वो मुझे RC ग्रांट कर देंगे, मुझे RC दे दी जाएगी, मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। RC मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मुझे दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे सब कुछ सही नहीं था, कुछ गलती थी, कुछ मिस्टेक्स थी, यहाँ पे क्या था, कुछ मिस्टेक थी, मैंने जो एप्लीकेशन करी उसमें गलतियां थी, तो GST डिपार्टमेंट मुझे नोटिस देगा, मुझे एक नोटिस देगा और उसमें मुझे बताएगा मैडम आपने ये गलती करी है। नोटिस कब तक देगा, 7 वर्किंग डेज, कहाँ से, 10 जनवरी से, यहाँ से 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर वो मुझे एक नोटिस देगा, जिसका नोटिस का रिप्लाई मुझे देना है। उस नोटिस का रिप्लाई मुझे देना होगा नेक्स्ट 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर। ठीक है, उन्होंने मुझे नोटिस दिया 7 वर्किंग डेज में, यहाँ से 7 वर्किंग डेज चले वहां पे उन्होंने मुझे नोटिस दिया, मैंने अब नेक्स्ट जिस दिन मुझे नोटिस आया उसके नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर मुझे उसका रिप्लाई देना पड़ेगा। अब रिप्लाई के जब मैंने उन्हें रिप्लाई दिया, मैंने उस नोटिस का रिप्लाई दिया, उन्होंने मुझे कहा था आपके में ये गलती है, मैंने वो गलती सही कर दी, या फिर वो गलती नहीं थी मैंने उन्हें एक्सप्लेन कर दिया कि भैया ये गलती नहीं है, ये चीज सही है। ठीक है, जो भी था मैंने उन्हें बता दिया, मैंने उन्हें रिप्लाई दे दिया। अब रिप्लाई देने के बाद अगेन दो केस हो सकते हैं कि जो GST डिपार्टमेंट है वो सेटिस्फाई है या फिर वो नॉट सेटिस्फाई है। GST डिपार्टमेंट ने भी कहा हाँ भैया ये गलती नहीं थी, ठीक है, वो GST डिपार्टमेंट सेटिस्फाई हो गया। अगर GST डिपार्टमेंट सेटिस्फाई हो जाता है तो वो मुझे 7 वर्किंग डेज, जिस दिन मैंने रिप्लाई दिया है, जिस दिन रिप्लाई दिया उसके 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर RC ग्रांट कर देगा, मुझे RC दे दी जाएगी। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो सीधे रिजेक्ट कर देंगे, अब दोबारा मौका नहीं देंगे। अगर वो आप मेरे रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं है तो वो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे, वो सीधे मतलब रिजेक्शन में जाएगी, दोबारा नेक्स्ट चांस नहीं दी जाएगी। ठीक है, देखो क्या हुआ यहाँ पे, अगर मैंने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया है, जिस दिन मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करी थी, मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, साथ में मैंने आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन ऑप्ट कर लिया, मैंने आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन ऑप्ट कर लिया और मैंने रजिस्ट्रेशन वो आधार ऑथेंटिकेशन 15 दिन के अंदर अंदर नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर करा भी दिया, तब ये वाला रूल एप्लीकेबल होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने आधार ऑथेंटिकेशन कब कराया था, हमने कराया था 10 जनवरी को और एप्लीकेशन हमारी थी 1 जनवरी को, तो मतलब मैंने 10 दिन के अंदर अंदर आधार ऑथेंटिकेशन करा दिया था। तो ये वाला रूल कब एप्लीकेबल होगा, जब आप 15 डेज के अंदर अंदर आधार ऑथेंटिकेशन करा लोगे, आपने ऑप्ट भी करा आधार ऑथेंटिकेशन के लिए और 15 दिन के अंदर अंदर आपने आधार ऑथेंटिकेशन करा भी दिया, तो आपकी जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है, जिस दिन आप आधार ऑथेंटिकेशन कराओगे, मतलब ये वाली जो डेट है, उस डेट को आपकी डेट ऑफ एप्लीकेशन माना जाएगा, इफेक्टिव डेट ऑफ एप्लीकेशन उस डेट को माना जाएगा जब आपकी आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन केस क्या हुआ कि हमारी कोई डेफिशिएंसी नहीं थी, सब कुछ सही था, सब कुछ परफेक्ट था, तो हमें 7 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अगर हमारे में डेफिशिएंसी थी, हमारे उसमें मिस्टेक्स थी, तो उस मिस्टेक्स में क्या होता है 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको एक नोटिस इशू किया जाता है, ई नोटिस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपके पास नोटिस आता है। ई नोटिस दिया किसमें जाता है, फॉर्म GST REG 03 फॉर्म का नाम याद कर लेना, आपको हो जाएगा। GST REG 03 में आपको नोटिस सर्व किया जाता है।
आपको नेक्स्ट 7 डेज के अंदर उसका रिप्लाई देना पड़ता है। रिप्लाई कौन से फॉर्म में देते हैं? GST REG 04, यहाँ पे 03 है, यहाँ पे 04 है, सिंपल है। ठीक है, 01 में हमने एप्लीकेशन करी, 03 में हमारे पास नोटिस आया, 04 में हमने रिप्लाई दिया। अब जो हमने रिप्लाई दिया, अगर उससे वो सेटिस्फाई है, हमारा जो PO है, मतलब प्रॉपर ऑफिसर, मतलब जो GST डिपार्टमेंट है, वो हमारा सेटिस्फाई है, तो 7 डेज के अंदर अंदर वो हमें RC दे देंगे। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो एप्लीकेशन सीधे रिजेक्ट कर देंगे। अब हमें कोई फर्दर चांस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इजी पीजी था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि देखो, नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये कहता है कि आपने एक तो या तो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट ही नहीं करा, आपने कहा हम आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराएंगे। और दूसरा केस हो सकता है आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट तो किया था, लेकिन आपने 15 दिन के अंदर अंदर कराया नहीं। आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया था, लेकिन 15 डेज के अंदर अंदर आपने आधार ऑथेंटिकेशन कराया ही नहीं। अगर ये दोनों केसेस आते हैं तो ये वाला हमारा आता है इस वाले पैराग्राफ में। तो इसमें क्या होता है ये देखते हैं। तो जब भी ये वाला केस होता है कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट ही नहीं करा, या आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट तो किया था, लेकिन 15 डेज के अंदर अंदर आपने आधार ऑथेंटिकेशन कराया नहीं है, तो इन दोनों केसेस में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? आपकी जो प्रीमाइसेस होती हैं उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है। मतलब GST ऑफिसर जो होते हैं वो आपके ऑफिस में आते हैं, सारी चीजें देखते हैं, एंड तब आपको GST में रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, तब आपको RC दी जाती है। तो यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। जब आप आधार ऑथेंटिकेशन कराते हो तो फिजिकल वेरिफिकेशन का कोई केस नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप मेरे साथ देखो, एक केस हो सकता है कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट ही नहीं करा, आपने जिस दिन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे थे उसी दिन कह दिया मैं आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराऊंगा। सपोज करो आपने एप्लीकेशन करी थी 1 जनवरी को, 1 जनवरी को आपने एप्लीकेशन करी थी, तो यहाँ पे जो 1 जनवरी है उसे ही आपकी एप्लीकेशन डेट मान लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने ऑप्ट ही नहीं करा आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। सेकेंड हो सकता है कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया था। ठीक है, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया था आपने, और आपने 15 डेज के अंदर अंदर, 1 जनवरी यहाँ पे 15 डेज के अंदर अंदर आपने आधार ऑथेंटिकेशन करा भी दिया। मतलब यहाँ पे हम ले लेते हैं 10th जन, जो हमारा पहला वाला एग्जाम्पल था ना, वही ले लेते हैं। 10th जन को हमने आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट भी कर दिया, तो इस केस में जो हमारी इफेक्टिव डेट ऑफ एप्लीकेशन मानी जाएगी वो 10th जैन मानी जाएगी। मतलब ये माना जाएगा कि आपने एप्लीकेशन 10 जैन को ही करी है, 1 जैन वाली कोई भी डेट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, और अब सेकंड केस आती है, आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट तो किया था, 1 जैन को ही आपने एप्लीकेशन करी थी, लेकिन आपने 15 डेज के अंदर अंदर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया। मतलब 15 जैन तक आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया, तो इस केस में जो आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानी जाती है वो 15 जैन मानी जाएगी। मतलब 15 डे जो आएगा, जिसने एप्लीकेशन करी थी उसके 15th डे जो आएगा उसे माना जाएगा कि ये इस दिन आपने एप्लीकेशन करी है, ये वाली डेट कंसिडर नहीं करी जाएगी। ठीक है, ये वाली जो डेट थी, ये वाला जो केस था, ये हमने पढ़ लिया था यहाँ पे, तो ये तो कवर हो गया। अब हमें इस वाले में पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना है हमें ये दोनों, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, ये हम पढ़ेंगे अब यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे मुझे देखना है, हमने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट ही नहीं करा, हमने कहा हम आधार ऑथेंटिकेशन कराएंगे नहीं। सेकंड केस है, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट करा था, लेकिन 15 डेज के अंदर अंदर कराया नहीं, 15 डेज के अंदर अंदर आधार ऑथेंटिकेशन हमने कराया नहीं। तो इन दोनों केसेस में जो भी आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ एप्लीकेशन होती है, जो मैंने आपको बताया इफेक्टिव डेट ऑफ एप्लीकेशन होती है, उसके 30 डेज के अंदर अंदर देखो क्या होता है। आपने एप्लीकेशन करी, आप एप्लीकेशन गई GST डिपार्टमेंट के पास। अब GST डिपार्टमेंट ने देखा अगेन कि सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज फाइन, या कुछ गलत है, एवरीथिंग इज फाइन या कुछ गलत है, कुछ गलतियां है। अगर सब कुछ सही है तो 30 डेज के अंदर अंदर, 13 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको RC ग्रांट कर दी जाएगी। और 30 डेज के अंदर अंदर पहले आपका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। पहले फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, 30 डेज के अंदर अंदर आपको RC दे देंगे। कहाँ से 30 डेज देखे जाएंगे? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन से। इफेक्टिव डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या होती है इस केस में? तो जो आपकी डेट ऑफ एप्लीकेशन थी उसे ही मान लेंगे, ये एप्लीकेशन डेट को ही मान लेंगे, और यहाँ पे आपका 15 एप्लीकेशन डेट प्लस 15 डेज। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर रखना। ठीक है, 30 डेज के अंदर अंदर आपको RC दे दी जाएगी। अब यहाँ पे सेकंड केस हो सकता है कि कुछ गलती है, अब मिस्टेक है, तो यहाँ पे 2 केस होंगे। मिस्टेक में पहले करते हैं, मिस्टेक है तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको नोटिस दिया जाएगा। जैसे वहां पे 7 वर्किंग डेज के अंदर दिया जा रहा था, यहाँ पे 30 डेज के अंदर अंदर आपको नोटिस दिया जाएगा। आपको रिप्लाई देना है, 7 डेज के अंदर। डिपार्टमेंट ने 30 डेज लिए है, लेकिन आपको 7 डेज ही दिए जाएंगे। आपको 7 डेज के अंदर अंदर उस नोटिस का रिप्लाई देना है। अब जब आपने रिप्लाई दिया तो अगेन 2 केस हो सकते हैं कि वो लोग सेटिस्फाई हैं, वो लोग सेटिस्फाई हैं या नॉट सेटिस्फाई हैं। अगर वो लोग सेटिस्फाई हैं तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको RC दे देंगे, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है,
अगेन देखो सेम केस हुआ है, लेकिन वहां पे 7 डेज होते थे, यहाँ पे 30 डेज लेता है डिपार्टमेंट। क्योंकि 30 डेज इसलिए लेता है क्योंकि डिपार्टमेंट को पहले फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है। अभी 30 डेज में आरसी तो देगा, उससे पहले आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो एप्लीकेशन डेट फर्स्ट वाले केस में जब आपने आधार के लिए ऑप्ट ही नहीं करा तो इफेक्टिव डेट, जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है उसे ही आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ एप्लीकेशन मान लेते हैं। और अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट किया था लेकिन 15 डेज के अंदर अंदर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया, तो उस केस में एप्लीकेशन डेट विल बी 15 डे फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जिस दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट करी उसके 15 डेज के बाद जो डेट आएगी उसे आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ एप्लीकेशन माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे केस क्या है, आपकी एप्लीकेशन में कोई भी गलती नहीं थी, सब कुछ परफेक्ट था, नो डेफिशिएंसी, तो फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो मांग लिए जाएंगे और आपको 30 डेज के अंदर आरसी दे दी जाएगी। लेकिन आपकी एप्लीकेशन में गलतियां थी, कुछ मिस्टेक्स थी, कुछ एफिशिएंसीज थी, तो वो लोग क्या करेंगे 30 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको एक नोटिस सर्व करेंगे, ई नोटिस। नोटिस का जो फॉर्म है उसका नंबर सेम है, जीएसटी आरईसी 03, यहाँ पे भी यही था, जीएसटी आरईसी 03। ठीक है, मैं आपको एक नोटिस दिया जाएगा जिसका रिप्लाई आपको 7 डेज के अंदर अंदर करना है, जिसमें जीएसटी आरईसी 04 ही सेम है, यहाँ पे भी जीएसटी आरईसी 04 ही था। ठीक है, अब अगर वो लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं आपके रिप्लाई से कि भैया आपने जो रिप्लाई दिया है वो बिल्कुल सही है, तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे और आपको 30 डेज के अंदर आरसी दे देंगे। लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते तो आपकी एप्लीकेशन सीधे सीधे रिजेक्ट कर देंगे, दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन का आइडिया आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इफेक्टिव डेट ऑफ आपके एप्लीकेशन देने की इफेक्टिव डेट कौन सी है। अगर आधार ऑथेंटिकेशन 15 दिन के अंदर अंदर करा दिया तो जिस दिन को कराया उस दिन को माना जाएगा कि आज से आपने एप्लीकेशन आज दी है, इससे पहले नहीं दी थी। लेकिन आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट ही नहीं करा तो जिस दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट करी उसी आपका इफेक्टिव डेट मान लिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज आधार ऑथेंटिकेशन। किस किस को लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ता है। ये तो अभी तक हमने पढ़ा प्रोसीजर, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि किस किस को आधार ऑथेंटिकेशन कराना होता है। देखो जो जीएसटी है ना इंडिया में वो 2017 में आया था। ये आप सब जानते हैं कि जीएसटी 2017 में आया था। लेकिन जो आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविजन है ये जब जीएसटी आया था उस टाइम जीएसटी लॉ में नहीं थे, ये बाद में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो जब ये आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविजन आए तो उस टाइम पे कुछ लोग ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले चुके थे। तो अब क्या आधार ऑथेंटिकेशन सबको कराना था, तो गवर्नमेंट ने कहा भैया देखो जो आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा, जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा, आधार ऑथेंटिकेशन उन्हें कराना है। पहला गवर्नमेंट ने ये कहा। फिर दूसरा गवर्नमेंट ने कहा कि जिन्होंने ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, जो पहले से जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उन्हें आधार ऑथेंटिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो ये 3 चीजें कर रहे हैं तब उन्हें आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। क्या क्या कर रहे हैं, रिवोकेशन या कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं या रिफंड फॉर एक्सपोर्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, ये 3 चीजें अगर वो कर रहे हैं तभी उन्हें आधार ऑथेंटिकेशन कराना है, जिन्होंने ऑलरेडी आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविजन आने से पहले रजिस्ट्रेशन ले रखा है। ठीक है, सिंपल है। जो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे उन्हें तो आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट था कि आधार ऑथेंटिकेशन इन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। किस किस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, सबसे पहले जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। देखो जो आधार है वो हमारे इंडिया के लोगों के पास ही होते हैं, इंडिया के सिटीजन के पास ही होते हैं। नॉन जो इंडिया के सिटीजन नहीं होते उनके पास आधार कार्ड होता नहीं, तो आधार वेरिफिकेशन करेंगे कैसे, तो इसलिए उन्हें बाहर करा गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट हो वो से भी जरूरत नहीं है। लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, पीएसयू या फिर जो पर्सन जिनके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उन्हें भी अपना आधार ऑथेंटिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर किसके पास होता है, ये इसी चैप्टर में मैं अभी आगे आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन एज ऑफ नाउ आपको याद रखना है कि इन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कि जो भी न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे उन्हें आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। अब कैसे कराएंगे, सपोज मैं हूँ, ठीक है, अब मैं अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं इंडिविजुअल हूँ, तो इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल अपने अपना आधार कार्ड होता है उसका आधार नंबर डालेगा, ओटीपी से वेरीफाई करेगा, तो मैं आधार ऑथेंटिकेशन करा सकती हूँ अपने आधार कार्ड से। ठीक है, लेकिन अगर जो इंडिविजुअल नहीं है, जैसे कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, उस केस में कैसे होगा, देखो उस केस में अगर देखो एचयूएफ है तो कर्ता का आधार कार्ड आधार नंबर से वेरिफिकेशन की जाएगी। अगर कंपनी है तो होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, अगर आपका कोई एओपी है तो उसका कोई भी मेंबर हो सकता है मैनेजिंग कमेटी का। अगर कोई ट्रस्ट है तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी या कोई और ऑथराइज सिग्नेटरी, या फिर पर्सन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके किसी केस में बोल दिया कि ये लोग भी अगर अपना आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं तो ठीक है, तो वो अपना आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, देखो जो आधार है ना वो इंडिविजुअल को दिया जाता है, ये याद रखना, इसीलिए इन लोगों को करना पड़ेगा। अगर एचयूएफ है तो करता अपना आधार ऑथेंटिकेशन करे। ठीक है, इन लोगों को अपना आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, सिंपल थ्योरी प्रोसीजर था। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये भी हमारा आधार ऑथेंटिकेशन से मिलता जुलता है,
जो कि अभी सिर्फ 3 स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल हुआ है, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड पुडुचेरी। इन 3 स्टेट के ऊपर ही एप्लीकेबल हुआ है अभी। यहाँ पे देखो अमेंडमेंट भी है, सबसे पहले गुजरात ने किया था, लेकिन आंध्र प्रदेश एंड पौंडीचेरी ने भी अब एप्लीकेबल कर दिया है। ठीक है, तो लोग क्या कहते हैं यहाँ पे कि अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन कराया है तो जीएसटी डिपार्टमेंट चाहे तो आपको डिपार्टमेंट में फिजिकली बुला सकता है और आपका बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन करा सकता है, मतलब जो थंब के प्रिंट होते हैं ना, बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन आपका करा सकता है। ठीक है, वो सबको नहीं बुलाता, उनके जो एक एनालिसिस है, रिस्क पैरामीटर एनालिसिस है उनका, उसके बेसिस पे जो रिजल्ट आते हैं सिर्फ उन्हीं उन्हीं लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि अपना बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन करा के जाओ, जीएसटी डिपार्टमेंट में आओ और अपना बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन करवा के। ठीक है, इजी टॉपिक था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का। देखो सबसे पहले देखो सीटीपी होते कौन है। सीटीपी होते हैं, सपोज करो यहाँ पे है हमारे मिस्टर ए। मिस्टर ए की एक ब्रांच है दिल्ली में, एक है दिल्ली में, एक है मुंबई में। अब उन्होंने देखा कि गुजरात में ना एक एग्जीबिशन लगा हुआ है और उन्हें जो उनका प्रोडक्ट है दिल्ली में, यहाँ पे दिल्ली में और मुंबई में, वो जाके अपना गुजरात में डिस्प्ले करना है और उन्हें लग रहा है कि एग्जीबिशन में उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। तो लेकिन जो गुजरात है वहां पे उनका कोई भी फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, उनका गुजरात में कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, क्योंकि उनका जो मेन बिजनेस है वो मुंबई और दिल्ली में है, गुजरात में तो उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो इस केस में ये लोग क्या करते हैं, जिन्हें किसी स्टेट में जाके बिजनेस करना होता है, टेम्पररी बिजनेस करना होता है, क्या करना होता है, टेम्पररी बिजनेस करना होता है, तो अपना रजिस्ट्रेशन लेते हैं एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। वो जीएसटी में नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं लेते, एज अ सीटी में रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं कि भैया मैं कुछ दिनों के लिए जाऊंगा वहां पे, अपना सामान सेल करूंगा, वापस आ जाऊंगा। बहुत टेम्पररी रजिस्ट्रेशन होता है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लिया जाता है उस स्टेट में जहाँ पे आपका कोई भी फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है या फिर कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, उस स्टेट में आप टेम्पररी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो। अब देखो यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है। जो सीटीपी है, जो सीटीपी होते हैं उन्हें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है। जो मैंने आपको जो एक लिस्ट बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, उसमें एक नाम था सीटीपी। तो सीटीपी के ऊपर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन आता है। इन्हें जिस दिन से भी काम स्टार्ट करना है एटलीस्ट उसके 5 डेज बिफोर इन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। सपोज करो इन्हें जाना है 15 जैन से 15 फरवरी, 15 जैन से 15 फरवरी एक महीने का एग्जीबिशन है जहाँ पे इन्हें अपना सामान सेल करना है। तो इन्हें एटलीस्ट 10 जैन तक से पहले पहले इन्हें अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 5 डेज बिफोर इन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन वैलिड कितने दिन के लिए रहता है, 90 डेज के लिए। 90 डेज के लिए रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। 90 डेज से आगे भी चाहे तो जीएसटी डिपार्टमेंट जो होता है वो एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन 180 डेज से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता। ठीक है, 90 + 90 डेज। आइए टेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, 5 डेज बिफोर लेना पड़ता है आपको, 5 दिन पहले अपना लेना पड़ता है, और 90 डेज तक आप ले सकते हो। और लेकिन अगर डिपार्टमेंट चाहे तो 90 डेज तक एक्सटेंड और कर सकता है, तो टोटल 180 डेज तक आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। उसके बाद टैक्स पेबल। देखो ये याद रखना कि जो सीटीपी होता है उसे एडवांस में टैक्स पे करना होता है। सपोज करो सीटीपी जा रहा है गुजरात में, यहाँ पे गुजरात में जा रहे हैं 1 मंथ के लिए, और 1 मंथ के लिए इन्हें लग रहा है कि इनकी अराउंड अराउंड 20 लाख की 20 लाख की सेल्स होगी। तो 20 लाख के ऊपर जितनी भी जीएसटी लाइबिलिटी आती है वो इन्हें डिपॉजिट करनी पड़ेगी अपने ई कैश लेजर में। इन्हें वो एडवांस में पेमेंट करनी पड़ेगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एस्टिमेट कि कितना इन्हें एस्टिमेटेड लगता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना, इनकी 20 लाख की इन्हें लग रहा है सेल्स है, लेकिन वो सेल्स करने के लिए इन्हें कुछ परचेज भी करनी पड़ेगी। परचेज है इनकी 15 लाख की। तो अराउंड 5 लाख ही इनका मतलब इनके पास होगा जिसपे इन्हें जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे इनका आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा, यहाँ पे आईटीसी आ जाएगा। आईटीसी माइनस करने के बाद जो नेट टैक्स लाइबिलिटी आएगी वही इन्हें ई कैश लेजर में डिपॉजिट करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले पॉइंट लिखा है कि एडवांस में टैक्स पे करना है। ठीक है, आफ्टर एडजस्टिंग आईटीसी करना है, मतलब जितनी इनकी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी आ रही है, आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी आ रही है, उसमें से आईटीसी माइनस कर देंगे। जो अमाउंट आएगा उतना अमाउंट इन्हें ई कैश लेजर में डिपॉजिट करना पड़ेगा। कहाँ डिपॉजिट करेंगे, ई कैश लेजर में। ठीक है, उस पर नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है रिटर्न का। रिटर्न देखो, रिटर्न वाले पॉइंट में रिटर्न चैप्टर में दोबारा पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इन्हें जीएसटी 1 ही फाइल करनी पड़ती है बाय 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जीएसटी 3 में भी फाइल करनी पड़ती है। ठीक है, जब भी वो ड्यू होती है। अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट जो है वो है सिंपल है, देखो कॉमन सेंस वाले पॉइंट है। वो कहते हैं कि सपोज करो आपने यहाँ पे जो पैसा डिपॉजिट कराया वो आपने कराया 50,000 रुपीज, लेकिन आपके पास लाइबिलिटी आई है सिर्फ 40,000 रुपीज की, तो जो 10,000 रुपीज है वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। कॉमन सेंस है। अब दूसरा केस भी हो सकता है कि आपने 50,000 डिपॉजिट कराए थे और 60,000 की आपके ऊपर लाइबिलिटी आ गई, उन केस में 10,000 आपको और डिपॉजिट करने पड़ेंगे रिटर्न फाइल करते हुए। तो बिल्कुल कॉमन सेंस थी। वो ये कह रहे हैं कि फाइनल टैक्स लाइबिलिटी अगर ज्यादा आ जाती है जितना आपने एडवांस दिया था, तो जो भी आपका अमाउंट आएगा वो पेबल हो जाएगा, अदरवाइज आपको रिफंड कर दिया जाएगा।
ठीक है। सीटीपी से रिलेटेड जितने प्रोविजन थे मैंने इस चार्ट में कवर कर दिया। मीनिंग मैंने आपको बता दिया, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन आपको लेना मैंडेटरी है, 5 दिन पहले लेना होता है, 90 डेज तक ले सकते हो, 90 डेज का फर्दर एक्सटेंशन मिल जाता है। ठीक है। टैक्स आपको एडवांस में पे करना पड़ता है, टैक्स जो आप पे करते हो नेट ऑफ कर सकते हो, आउट ऑफ टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी, जितना आपको लगता है उतना ही आपको टैक्स पे करना है एडवांस में। कहाँ पे डिपॉजिट करना है? ई कैश लेजर में। रिटर्न्स मैंने आपको बता दी कौन कौन सी है। चले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक भी से मिलता जुलता ही है, जो है हमारा एनआरटीपी। ठीक है। एनआरटीपी, एनआरटीपी वो होते हैं जो फॉरेनर्स होते हैं जो इंडिया में आ रहे हैं टेम्परेरी बिजनेस करने के लिए। ठीक है। जो ऐसे पर्सन जिनका इंडिया में कोई स्टैब्लिशमेंट नहीं है, लेकिन इंडिया में सपोज कोई एग्जीबिशन लगा है, वो फॉरेन से आए हैं इंडिया में अपना जो सामान है वो डिस्प्ले करने के लिए, और वो भी यहाँ पे आके इंडिया में क्या लेते हैं? एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेते हैं, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं। ठीक है। उन्हें कहते हैं एनआरटीपी। एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सेम है सीटीपी की तरह। इन्हें भी 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, 90 डेज तक ले सकते हैं, फर्दर 90 डेज की एक्सटेंशन मिल जाएगी, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद अदर रिक्वायरमेंट्स क्या है? देखो, सबसे पहले ये याद रखना, एनआरटीपी जो होता है ना, एनआरटीपी के पास दो तरह के गुड्स होते हैं। एक होते हैं इम्पोर्टेड गुड्स, जो वो फॉरेन से लेके आए हैं, और दूसरे होते हैं ऐसे गुड्स जो उन्होंने इंडिया में आके परचेज करे हैं। ठीक है। जो वो इम्पोर्टेड गुड्स होते हैं, उनके गुड्स इम्पोर्टेड होते हैं, उनका उन्हें आईटीसी मिल जाता है, लेकिन इनका आईटीसी उन्हें नहीं मिलता है। तो ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है आईटीसी उन्हें सिर्फ इम्पोर्टेड गुड्स का मिलता है, और जो हमारे एनआरटीपी होते हैं उन्हें जो रजिस्ट्रेशन मिलता है वो उनके बेसिस ऑफ पासवर्ड मिलता है, क्योंकि उन लोगों के पास पैन नंबर नहीं होता। पैन नंबर हमारे इंडिया का होता है, तो उनके पास अपना पैन नंबर नहीं होता, तो उन्हें जो रजिस्ट्रेशन मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ पासवर्ड मिलता है। उसका लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पे रिटर्न का। उन्हें रिटर्न फाइल करनी होती है जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 5 रिटर्न फाइल करनी होती है, वहां पे अलग थी, यहाँ पे सिर्फ जीएसटीआर 5 है। ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे हमारे पास अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए एक करके देखते हैं। अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन का मतलब है चेंज इन रजिस्ट्रेशन। कुछ भी आपने जो अपनी आरसी ली थी उस टाइम पे कुछ और था, लेकिन अब आपके बिजनेस में कुछ चेंज हुआ है, वो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करना है। ठीक है। अब यहाँ पे आपके दो तरह के चेंज हो सकते हैं, कोर एरिया में या फिर नॉन कोर एरिया में। दोनों में से किसी में भी चेंज हो, 15 डेज के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्म करना होता है डिपार्टमेंट को कि भैया ये चेंज है। अगर आपके नॉन कोर एरिया में अगर चेंज है तो आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वहां पे एप्लीकेशन सबमिट करोगे, आपकी आरसी अपने आप अमेंड हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपका चेंज जो है वो कोर एरिया में है, कोर एरियाज कौन से होते हैं? ये 3 हमारे कोर एरियाज होते हैं। लीगल नेम में चेंज है, या एड्रेस में, एड्रेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का जो एड्रेस है उसमें चेंज है, या फिर आपने कोई एडिशन, डिलीशन, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हुआ है, कर्ता, सीईओ एंड अदर इंडिविजुअल जिनके पास आपके जो डे टू डे अफेयर्स थे उनका कंट्रोल था, उनमें कोई चेंज हुआ है। ठीक है। इन ये सारे कोर एरियाज होते हैं, इसके अलावा सारे हमारे नॉन कोर एरियाज होते हैं। नॉन कोर एरियाज में आप सिर्फ एप्लीकेशन सबमिट करो, आपकी आरसी अमेंड हो जाती है। लेकिन कोर एरियाज में अगर ये 3 चीजें हैं, इनमें अगर आपको चेंज करना है तो आपको अपनी पहले एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद जो प्रॉपर ऑफिसर है, जो जीएसटी डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, वो वेरीफाई करेगा। अगर वो सेटिस्फाई है तो आपके आरसी अमेंड कर देगा 15 डेज के अंदर अंदर। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको एक नोटिस भेजेगा, जिसका रिप्लाई आपको 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर देना पड़ेगा। अगर वो आपके रिप्लाई से सेटिस्फाई हो जाता है तो आपकी आरसी अमेंड कर देगा, आपको न्यू आरसी दे दी जाएगी, अदरवाइज वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। देखो, जो हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको पढ़ाया था प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन लेने का प्रोसीजर, तो उसमें भी हमने देखा था कि आपको सिर्फ एक ही मौका दिया जाता है कि आप अपने रिप्लाई दे दो। अगर वो आपके रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं होते तो वो सीधे रिजेक्ट ही कर देते हैं आपकी एप्लीकेशन को। सिंपल प्रोसीजर था कि अगर आप कोर एरिया में अगर कोई भी अमेंडमेंट करा रहे हो तो आपको पहले जो आपका प्रॉपर ऑफिसर है वो चेक करेगा, अगर वो सेटिस्फाई है तो आरसी 15 डेज के अंदर अंदर अमेंड कर देगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो 7 डेज के अंदर अंदर आपको एक नोटिस इशू किया जाएगा, जिसका रिप्लाई आपको 7 वर्किंग डेज के अंदर देना होगा। अगर वो रिप्लाई से सेटिस्फाई है तो आरसी आपको न्यू आरसी दे दी जाएगी 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिखे हैं कुछ पॉइंट टू रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आके एक एक करके देखते हैं सारे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है हमारा कि अगर कोई भी पर्सन है जो इंडिया के टेरिटोरियल वाटर से सप्लाई करता है तो उसे भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और उसे जीएसटी में जो उसका नियरेस्ट पोस्ट या स्टेट या यूटी होगा उसमें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास कि अगर मान लो कोई पर्सन है जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, लेकिन प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि वो पर्सन लायबल टू रजिस्टर तो है, उसने रजिस्ट्रेशन ले नहीं रखा लेकिन ये पर्सन लायबल टू रजिस्टर है, तो वो चाहे तो सू मोटो उसका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारे पास है कि अगर आपकी कोई भी ब्रांच स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है तो उसके लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं उन्हें सेपरेट स्टेट ट्रीट किया जाता है जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपकी कोई भी ब्रांच स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है
तो उसके लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज करो ये है हमारा दिल्ली, ये है दिल्ली, ठीक है, और यहाँ पे मेरी एक है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक ब्रांच है मेरी यहाँ पे, एक ब्रांच है यहाँ पे और एक यहाँ पे। इन दोनों के लिए चाहे तो एक रजिस्ट्रेशन में काम चल जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास कि अगर आपको आरसी मिल गई, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया है, उसके बाद भी अगर जीएसटी डिपार्टमेंट चाहे तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था आगे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। मैंने आपको बताया था जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्ड करते हैं उन्हें आधार ऑथेंटिकेशन कराने की जरूरत नहीं होती। अब ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता किसके पास है? ऐसी एजेंसीज जो नोटिफाइड है किसमें, यूनाइटेड नेशन प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी एक्ट 1947 के अंदर जो जो एजेंसी नोटिफाइड है उन्हें आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। और नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर कोई आपकी एम्बेसी वगैरह है, फॉरेन कंट्री की कोई एम्बेसी है, पाकिस्तान की कोई एम्बेसी इंडिया में है, तो उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन किया जाता है, यूआईएन। यूआईएन होल्डर को जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से अनरजिस्टर्ड पर्सन ट्रीट किया जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे रजिस्टर्ड नंबर, जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, जो हमारी आरसी आती है, उसमें क्या क्या होता है? उसमें पहले 2 डिजिट होते हैं आपके स्टेट कोड, उसके बाद 10 डिजिट होते हैं आपका पैन नंबर, पूरा पैन नंबर प्रिंट हो जाता है। उसका वन डिजिट का आपका एंटिटी कोड होता है, और 2 डिजिट होते हैं लास्ट के, वो एक रैंडम नंबर से साइन किए जाते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल नंबर से साइन किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है कि आपने जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था उस टाइम सपोज करो आपने बैंक अकाउंट अपना फर्निश नहीं किया था, बैंक अकाउंट नंबर होता है जो मैंडेटरी चाहिए होते हैं, लेकिन उस टाइम अपने बैंक अकाउंट नंबर फर्निश नहीं किया, तो गवर्नमेंट कहती है कोई दिक्कत नहीं है, आप कब तक कर सकते हो? जब आपको आरसी ग्रांट हो गई या फिर जो आपकी ड्यू डेट आएगी, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग जो आएगी, इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर प्लस उसमें अर्लियर जो डेट आएगी उसमें 45 डेज प्लस कर देना, तो जो डेट आएगी वहां तक आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स फर्निश कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये वाला जो ये वाली रिलैक्सेशन है कि आप इतने दिनों बाद भी अपनी बैंक डिटेल्स अपनी फर्निश कर सकते हो, ये इन तीनों को नहीं दिया जाता। किस किस को? जिन्हें टीडीएस टीडीएस डिडक्ट करना है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ, या फिर जिनका सू मोटर रजिस्ट्रेशन, मैंने बताया था ना सू मोटर रजिस्ट्रेशन किया गया है, इन तीनों को ये वाला जो मतलब बेनिफिट है ये नहीं मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या मानी जाती है? सपोज करो आप 1 जैन को आप लाइबल टू रजिस्टर हो गए, ठीक है। अगर आप 30 डेज के अंदर 30 जैन तक अगर आप अप्लाई कर देते हो तो आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 1 जैन को माना जाता है। लेकिन अगर मान लो आपकी इफेक्टिव डेट, आप 1 जैन को लाइबल हुए थे और आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया 15 फरवरी को करा, 30 डेज के बाद करा, तो जिस दिन भी आपकी आरसी आएगी उसे आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर आप 30 डेज के अंदर कर देते हो तो जिस दिन भी आप लाइबल टू रजिस्ट्रेशन होगे, रजिस्टर होगे, उसे आपकी इफेक्टिव डेट माना जाएगा। अगर आप 30 डेज के बाद करते हो तो जिस दिन आपकी आरसी मिलेगी आपको, उस दिन को आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो जीएसटी में आपका रजिस्ट्रेशन 2 तरह से कैंसिल हो सकता है। एक तो आपने खुद से एप्लीकेशन कर दी, आपने खुद ही जीएसटी डिपार्टमेंट को कह दिया कि भैया आप मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, और दूसरा होता है कि डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया। देखो आपने खुद ने अप्लाई किया या डिपार्टमेंट का ऑफिसर जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है इन 3 पॉइंट्स के ऊपर। क्या हुआ है? या तो आपका बिजनेस ट्रांसफर हो गया या डिसकंटिन्यू हो गया, आपने बंद ही कर दिया बिजनेस। सेकेंड हो सकता है आपके बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, पहले आप प्रोप्राइटर थे, अब आप पार्टनरशिप फॉर्म बनना चाहते हो, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस चेंज हो गया। या फिर लास्ट यहाँ पे हो सकता है नो मोर लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, अब आपकी जो टर्नओवर है वो 5-6 लाख से ज्यादा नहीं होती, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये सारे पॉइंट्स हैं तो आप एप्लीकेशन करोगे और प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो वो खुद भी कैंसिल कर सकता है आपका रजिस्ट्रेशन। दूसरा यहाँ पे हो सकता है कि प्रॉपर ऑफिसर किसी किसी केसेस में रिट्रोस्पेक्टिव डेट से, मतलब बैक डेट से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। इन चारों केसेस में अगर प्रॉपर ऑफिसर चाहे, जीएसटी का डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है वो चाहे तो बैक डेट से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इनमें से कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करी है, इन 8 में से कोई भी कॉन्ट्रावेंशन अगर आपने करी तो बैक डेट से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। सबसे पहले है यहाँ पे कि आपने जो बिजनेस की लोकेशन डिक्लेयर कर रखी है वहां से आप बिजनेस ही नहीं करते हो, आप किसी और प्लेस से बिजनेस करते हो, जो आपने एड्रेस दिया है वो सिर्फ बुक्स में है, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपने कोई इनवॉइस इशू कर दिया विदाउट सप्लाई, आपने इनवॉइस इशू करा है लेकिन सप्लाई नहीं करी है, तो ये भी फेक काम है, तो ये भी नहीं चलेगा। आपने कोई गलत आईटीसी अवेल कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे आपने जो अपनी जीएसटीआर आउटवर्ड सप्लाई जो है, देखो हमारी जीएसटीआर 1 में हमने आउटवर्ड सप्लाई दिखाई सपोज करो 10 लाख रुपीस की, ठीक है। और जीएसटीआर 3 भी जब हमने फाइल करी उसमें हमारी जो अपनी जो हमारी आउटवर्ड सप्लाई थी वो थी सिर्फ हमारी 1 लाख रुपीस की।
तो ऐसा जो फेक काम करते हैं कि अपना जीएसटी 1 में हमने अपनी ज्यादा सेल्स दिखा दी, अपना क्रेडिट ट्रांसफर कर दिया, और जब गवर्नमेंट को पेमेंट करने की बारी आई जीएसटी 3 में तो हमने अपनी सप्लाई कम दिखाई, जिससे हमने कम टैक्स पे किया। तो ऐसा फेक काम भी नहीं चलेगा। अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई जीएसटी 1 में ज्यादा है और जीएसटी 3 में कम है, तब भी वो चाहे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक है वॉल्यूशन ऑफ रूल 86B, पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में मैंने आपको ये वाला रूल बताया था कि हमें 99% ऑफ आईटीसी की पेमेंट ई क्रेडिट लेजर से करनी पड़ती है। सबको नहीं, कुछ स्पेसिफाइड लोग होते हैं उन्हें। तो अगर आपको ये पॉइंट याद आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार आप पेमेंट ऑफ टैक्स की रिवीजन देख लीजिएगा, वहां पे ये पॉइंट मैंने डिटेल में पढ़ाया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप अपनी मंथली रिटर्न फाइल करते हो, अगर आप अपनी मंथली जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो, तो अगर आपने 6 मंथ्स तक अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करी है कॉन्टिन्यूस 6 मंथ्स तक, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। एंड सेकेंडली, अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हो, तो आपने अगर टू कॉन्टिन्यूस क्वार्टर की रिटर्न फाइल नहीं करी है, तब भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट है, 6 मंथ्स के लिए मंथली रिटर्न या 2 क्वार्टर्स की क्वार्टरली रिटर्न। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे वॉल्यूशन ऑफ रूल 10A। अभी मैंने आपको बताया था कि आपको अपनी बैंक डिटेल फर्निश करनी होती है 45 डेज के अंदर। तो 45 डेज वाला रूल है, अगर वो भी आपने फॉलो नहीं किया, मतलब आप लेट हो गए बैंक डिटेल्स फर्निश करने के लिए, तब भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो इन 10 केसेस में वो चाहे तो बैक डेट से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है और आपने अपनी जो रिटर्न है वो 3 मंथ से ज्यादा डिले कर दी है, जो ड्यू डेट थी उसे 3 मंथ्स तक भी अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है, तब भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका पॉइंट है कि आपने सपोज करो रजिस्ट्रेशन लिया 1 जनवरी को, और यहाँ से 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं करा, तब भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे कि अगर आपने 6 मंथ्स के अंदर अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है जो कॉमन सेंस वाला है, अगर आपके फ्रॉड या फिर विलफुल मिसस्टेटमेंट ऐसे कोई प्रूफ आपके सामने आते हैं कि आप फ्रॉड कर रहे हो, तब भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। ये हमने पढ़ा कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब कब होता है, हम खुद कब करा देते हैं और कब डिपार्टमेंट कर देता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हमारा जो कैंसिलेशन का प्रोसीजर क्या होता है, कैंसिल कराते कैसे हैं, तो ये देखते हैं। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर में सबसे पहले देखते हैं वॉलंटरी कैंसिलेशन, कि आप खुद से कह रहे हो कि भैया मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो। उस केस में आपको एक एप्लीकेशन करनी होगी, और एप्लीकेशन के साथ साथ आपको 2 डिटेल्स देनी होंगी। सबसे पहली कि आपकी डिटेल ऑफ इनपुट्स, आपके जो स्टॉक में कितने इनपुट्स पड़े हैं, जिसमें रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, तीनों की डिटेल्स आएंगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आएगा आपका कैपिटल गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, इन दोनों की डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। और जो आपका प्रॉपर ऑफिसर है वो 30 डेज के अंदर अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। ये वाली इन्फॉर्मेशन क्यों दी जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे जो गुड्स होते हैं जिन पे आपने आईटीसी ले रखा है लेकिन अब आप अपना बिजनेस बंद कर देते हैं, तो वहां पे आपके ऊपर जीएसटी लायबिलिटी आती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास कैंसिलेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सुबह उठा और डायरेक्टली कैंसिल कर दिया, नहीं, वो पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, किसमें एक शो कॉज नोटिस आपको इशू करेंगे। ठीक है। शो कॉज नोटिस का आपको रिप्लाई करना होगा 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर। अगर पीओ जो है आपके रिप्लाई से सेटिस्फाई है, तो वो अपनी जो प्रीसीडिंग है वो ड्रॉप कर देंगे। अगर वो आपके रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं है, उन्हें लग रहा है नहीं नहीं अभी भी घपला है, तो फेक रिप्लाई दे रहे हैं, मतलब बेकार का रिप्लाई दे रहे हैं, तो वो 30 डेज के अंदर अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, सपोज करो आपको जो यहाँ पे ये वाला जो है, ये आपको उन्होंने जो कैंसिल कर रहे थे आपका रजिस्ट्रेशन, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपने 6 मंथ्स की जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करी थी। तो अब आपने जाके 6 मंथ्स की जीएसटी रिटर्न फाइल कर दी, मतलब जो फॉल्ट था, जो डिफॉल्ट था, वो आपने रेक्टिफाई कर दिया है। अगर आपने अपनी गलती रेक्टिफाई कर दी है, तो उस केस में भी रेक्टिफाई कर दिया अपने नॉन कंप्लाइंट को, तो उस केस में भी वो जो अपनी प्रीसीडिंग है उसे ड्रॉप कर देंगे, अपनी प्रीसीडिंग को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है। हर जगह देखो सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी दी जाती है, अगर वो सेटिस्फाई है तो ठीक है, अगर सेटिस्फाई नहीं है तो सीधे रिजेक्ट ही कर देते हैं। यहाँ पे उन्होंने भी यहाँ पे भी कैंसिल कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का टॉपिक ये है ना कि सपोज करो मैंने 1 जनवरी को अप्लाई किया कि मुझे रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है। मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ 28 जनवरी को। तो इस पीरियड के बीच में मेरा जो रजिस्ट्रेशन रहेगा वो सस्पेंड रहेगा। अगर वॉलंटरी कैंसिलेशन का केस है, तो जिस दिन भी कैंसिलेशन की डेट के लिए मैंने अप्लाई किया है और जिस दिन एक्चुअल में कैंसिलेशन हुआ है, ये इन दोनों के बीच में जो पीरियड होगा वहां तक मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंडेड रहेगा। ठीक है। अगर डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है, तो जो भी डेट उन्होंने मेंशन करी है कैंसिलेशन की, वो वाली डेट, और जिस दिन अगर मान लो उन्होंने अपनी प्रीसीडिंग आगे जाके ड्रॉप कर दी, तो इस पीरियड में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल रहता है। एग्जांपल ऐसे ले लो, सपोज करो 1 जनवरी को आपके पास नोटिस आया डिपार्टमेंट का कि हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं। उन्होंने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी, आपने उसका रिप्लाई दिया और रिप्लाई से डिपार्टमेंट सेटिस्फाई भी हो गया। लेकिन 28 जनवरी को आपका जो आपका वो था रजिस्ट्रेशन, वो रिवोक कर दिया गया, मतलब एक्टिवेट कर दिया गया वापस। तो ये जो पीरियड है, इस पीरियड के बीच में आपका जो रजिस्ट्रेशन रहेगा वो सस्पेंडेड रहेगा, जब तक प्रीसीडिंग चल रही है आपकी, मतलब जब तक आपके अगेंस्ट
सारी कार्रवाई चल रही है तब तक आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका सस्पेंडेड रहेगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक कर दिया जाएगा तो आपके ऊपर सारे जो आपकी फर्स्ट रिटर्न वाले प्रोविजंस थे, जो फर्स्ट रिटर्न वाले प्रोविजंस होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। मतलब आपको सारे रिवाइज इनवॉइस, यहाँ के पीरियड के सारे रिवाइज इनवॉइस इश्यू करने होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये देखो, ये वाला पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके बाद आपको सारे रिवाइज इनवॉइस इश्यू करने पड़ते हैं अपने सस्पेंशन पीरियड में, अगर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो रिवोक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी जीएसटीआर 1 में जो आपने आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है वो ज्यादा है जीएसटीआर 3 से, तो डिपार्टमेंट आपको इन्फॉर्म करेगा 30 डेज के अंदर अंदर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। आप सारी रिकंसिलेशन दे सकते हो कि नहीं भैया कोई फेक काम नहीं है, ये इतनी ही बनती थी, अगर आप अपनी एक्सप्लेनेशन दे दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कि जब तक आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड रहेगा तब तक आप कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते, कोई रिटर्न नहीं फाइल कर सकते और आपको कोई रिफंड भी ग्रांट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपका जो प्रॉपर ऑफिसर है उसने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था, लेकिन अब आपने सारे जो डिफॉल्ट थे वो सही कर लिए, सारे कंप्लायंसेस पूरे कर दिए, तो अब आप अपना रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो कि भैया मुझे रजिस्ट्रेशन दोबारा दे दो, तो उस केस में अगर आपको 30 डेज के अंदर अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले आपको अपने सारे जो डिफॉल्ट हैं, जो गलती थी वो सारी रेक्टिफाई करनी पड़ेंगी, सारी गलतियां रेक्टिफाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब आपने जब अपनी एप्लीकेशन करी है, जो एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन करी है, तो प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो उसे एक्सेप्ट कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है, उसके पास चॉइस है। लेकिन रिजेक्ट करने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो 30 डेज का पीरियड है ये फर्दर 30 डेज एक्सटेंड किया जा सकता है बाय कमिश्नर, है ना, बाय एडिशनल कमिश्नर, और कमिश्नर 60 डेज के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ही पॉइंट लिखा हुआ है, ये आप एक बार सारा रीड कर लेना। उसके बाद लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कि डेथ ऑफ द सोल प्रोप्राइटर। अगर कोई सोल प्रोप्राइटर था, उनकी डेथ हो जाती है तो उनके रजिस्ट्रेशन का क्या होगा। अगर देखो अब उनका जो बिजनेस है वो किसी को सेल कर दिया गया, किसी को सेल कर दिया गया, तो जिस पर्सन को सेल किया गया वो नया रजिस्ट्रेशन लेगा जीएसटी में, पुराने रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा। जो उनका लीगल हायर है वो कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर जैसे इनकी डेथ हो गई तो जो उनका लीगल हायर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया जाए। उसके बाद जो आईटीसी है वो न्यू जो जिसके पास बिजनेस जा रहा है, सपोज करो यहाँ पे हमारे मिस्टर ए थे और मिस्टर बी की डेथ हो गई, तो मिस्टर बी को बिजनेस दे दिया गया, तो जितना भी आईटीसी था वो सारा मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मिस्टर बी नया रजिस्ट्रेशन भी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जितना भी आईटीसी है वो सारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो लाइबिलिटी है, देखो आईटीसी तो ट्रांसफर कर दिया, सॉरी आईटीसी तो ट्रांसफर कर दिया, अब ये जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी भी क्या ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पे दो केस हो सकता है कि बिजनेस मिस्टर ए का जो बिजनेस है वो किसी को ट्रांसफर कर दिया गया, जैसे यहाँ पे मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दिया गया। अगर मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, कोई और पर्सन उनके बिहाफ पे बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, तो उस केस में फुल लाइबिलिटी ट्रांसफर हो जाती है, जितनी लाइबिलिटी भी थी मिस्टर ए की वो भी ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर कोई लीगल हायर है, अगर लीगल हायर है उसे बिजनेस दे दिया गया और उसने कहा नहीं भैया मैं तो बिजनेस नहीं करूंगा, मैं बिजनेस बंद कर रहा हूँ, तो लीगल हायर के ऊपर कितनी लाइबिलिटी आएगी, लीगल हायर के ऊपर सिर्फ उतनी लाइबिलिटी आएगी जितनी उसे इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिली है, जितनी भी उन्हें प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में इनहेरिट उन्होंने की है, प्रॉपर्टी मिली है अपने मतलब अपने जो भी गए उनसे प्रॉपर्टी मिली है, उतनी ही की लाइबिलिटी उनके ऊपर आएगी। ठीक है, अगर आपका बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, अगर आपका बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है तो फुल लाइबिलिटी ट्रांसफर होगी, अदरवाइज सिर्फ उतनी लाइबिलिटी ट्रांसफर होगी लीगल हायर के ऊपर जितनी की उन्होंने प्रॉपर्टी इनहेरिट की है। ठीक है, नाउ विद दिस हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लिए हैं। देखो बहुत सारे टॉपिक्स है इस चैप्टर में, छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मैंने कोशिश करी है सारे टॉपिक्स आपको क्विकली रिवाइज करा दिए जाए ताकि आप 1 डे बिफोर एग्जाम भी इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर पाए। ये जो चार्ट्स है हमारे 13 पेजेस के, देखो चैप्टर 13 पेजेस में मैंने सारे टॉपिक्स आपके लिए कवर कर दिए। ये सारे हमारे चार्ट फॉर्मेट में ही हैं, आप चाहो तो खुद ही इतनी जल्दी आप रिवाइज कर सकते हो कि एक बार मेरी रिवीजन वीडियोस देखो, ये डाउनलोड करो, ये आप खुद से पढ़ सकते हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चार्ट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।